नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में यूपी की 153 जातियां शामिल हुई हैं। दरअसल विमुक्ति जातियों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की करीब 15% आबादी आती है। इन श्रेणियों में करीब सभी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से लोग हैं। दरअसल बीजेपी यूपी में गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों के लिए और विमुक्त समाज के लिए भी बड़े स्तर पर उनके मान सम्मान सुरक्षा से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने काम किए हैं। लेकिन सामाजिक आधार पर अभी बहुत काम करने बाकी है। सामाजिक दृष्टि से लोगों ने उस विषय को भी रखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 153 पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल जनसंख्या के 15% ये विमुक्ति जातियां हैं। इसको घोसी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है तो 2024 के लिए एक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव, ओबीसी और पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक समेत 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि इन पार्टियों की आपसी सहमति कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ये पीएम सीट के लिए आपस में लड़ रही हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच ये तीसरी बैठक है। विपक्ष का दावा है कि मुंबई की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि इनके गठबंधन में पीएम पद को लेकर आम सहमति नहीं बन सकती है, क्योंकि सियासी गलियारों में खबर है कि गठबंधन के संयोजक को लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने नेता को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। इन्हीं खबरों को लेकर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर वार करने का मौका मिल गया। कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने जाते जाते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए।
ये नई इंडिया आई है जो 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है, और प्रधानमंत्री क्या अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है, कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता ही देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। मुंबई में चलने वाली 2 दिनों की बैठक में विपक्ष को 5 सवालों के हल निकालने हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन से नेता होंगे, गठबंधन का लोगो क्या होगा, गठबंधन का झंडा कैसा रहेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इन सवालों पर विपक्ष को मंथन करना है। हालांकि बीजेपी इनके मंथन पर सवाल उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो गया आखिर तक कहीं ना कहीं चीन, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था सभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया। प्रधानमंत्री तो एक बनेगा। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो, हमें देश को पता ना हो कि वो दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और फिर जीतने को उम्मीद रखो तो वो मेरी लागत सपनों के बराबर हो। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे माना जा रहा था, लेकिन नीतीश ने संयोजक पद से अपने आप को अलग कर लिया है। खबर है कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में हैं। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन संयोजक बनता है, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। स्वामी और विवादों का चोली दामन का नाता हो चुका है। कभी श्री राम के खिलाफ जहरबाजी करते हैं तो कभी हिंदू आस्था पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर एक संत का अपमान किया है। धर्मगुरु राम भद्राचार्य का अपमान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको यह नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग की मेरिट से ऊंची जा रही है। तो एक बार फिर से हमारे आदित्य टिप्पणी कर घिर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस सत्र में कई अहम बिल भी पास हो सकते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है, जो पाकिस्तान की सरहद के बेहद नजदीक रहा। यहां अर्जुन टैंक की गर्जना दूर दूर तक सुनाई दी, तो वहीं ड्रिल में आकाश मिसाइल ने टारगेट को पल भर में तबाह कर दिया। हिंदुस्तान की सेना का शक्ति प्रदर्शन। रेगिस्तान की रणभूमि में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। आकाश मिसाइल की गरजने से दुश्मन कांपा। अर्जुन टैंक की गड़गड़ाहट से पाकिस्तान थर्राया। इंडियन आर्मी ने राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तान में एक बार फिर अपनी ताकत का परिचय करा दिया, जिसके लिए वो जानी जाती है और जिसने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में बार बार धूल चटाई है। इस बार पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद नजदीक
भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला, जिससे पड़ोसी मुल्क का कलेजा कांप उठा। रेगिस्तान में सेना ने ऐसा शौर्य दिखाया कि 40 मिनट तक भारत पाकिस्तान का बॉर्डर धमाकों से गूंजता रहा। भारतीय सेना की इस बड़ी ड्रिल में एमबीटी अर्जुन टैंक ने ऐसी दहाड़ लगाई जिससे कोई भी सहम जाए। टैंक से छूटते हर गोले ने दुश्मन को आगाह कर दिया कि बॉर्डर पर से कोई गुस्ताखी हुई तो हिंद की सेना किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। भारतीय वायुसेना की चांद्रण फायरिंग रेंज में सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल के फायर की भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस ड्रिल में आकाश मिसाइल ने दुश्मन के टारगेट पल भर में तबाह कर डाले। चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना, हिंदुस्तान की शक्ति में लगातार इजाफा होता रहा है। सेना ने फिर बता दिया कि युद्ध होने की सूरत में दुश्मन के खिलाफ उनकी कितनी पुख्ता तैयारियां हैं। अर्जुन टैंक तो अपना जौहर दिखा ही रहा था। इसके अलावा BMP-2 सारथ टैंक ने भी अपना जलवा दिखाया। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये MBT अर्जुन टैंक है, जिसका फायर पावर डेमो आपने देखा है कि किस प्रकार से ये पहले राउंड के अंदर टारगेट को बर्बाद कर रहा है। ये MBT अर्जुन टैंक, जिसको CVRD चेन्नई के द्वारा बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इस टैंक का टोटल वेट 58.5 टन है। किसी भी टैंक की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए 3 चीजों का अनुमान लगाया जाता है: उसकी फायर पावर, मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। MBT अर्जुन टैंक अपने तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर इतना अव्वल है कि इसकी वजह से ये इंडिया का मुख्य युद्धक टैंक होने के साथ साथ वर्ल्ड के बेहतरीन टैंकों में से एक है। इस टैंक की काबिलियत डेप्थ क्रॉसिंग के लिए 2.1। सैन्य अभ्यास से जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चारों ओर रेत का गुब्बार उठ रहा था। टैंकों की दहाड़ के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव ने भी अपनी चमक बिखेरी, जिससे पाकिस्तान की सरहद दहल उठी। बड़ी बात ये रही कि युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किए गए सभी गोला बारूद और मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी थे, जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इंडियन आर्मी की इस खास ड्रिल में ब्राजील के आर्मी चीफ जनरल थॉमस भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना की शक्ति का तो एहसास किया ही, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की धमक भी देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़